आइए मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे थ्रू लिटरेरी लेंस, जो आजकल रेडियो उड़ान पर भी प्रसारित होता है। मनोज जी नमस्कार। आज मनोज जी, पिछले 2 एपिसोड से हम प्रियमवत जी की चर्चा कर रहे थे। जी, उनकी कहानियों की बात हो रही थी। आज भी हम एक कहानी ही लाए हैं चर्चा के लिए, और ये कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध, जी, मशहूर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी की कहानी। इन पर हम पहले भी 1-2 बार चर्चा कर चुके हैं इनकी कहानियों पे। जी। तो इनकी कहानी की भाषा सरल होती है, बिल्कुल। समझने में आसान होती है, और इनका घटनाक्रम भी बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी से वाबस्ता होता है, और किंतु उसमें सटल बातें करती हैं। अंदर होते हैं छिपे हुए। क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसा और क्यों हुआ, ये पाठक सोचता रह जाता है। और मुझे लगता है और, कि गर्ग जी इंसानी स्वभाव को अच्छी तरह से परखती हैं। छोटी छोटी बातों की वजह से हम किस प्रकार से जिंदगी को जटिलता भरा बना लेते हैं, या जटिल जिंदगी बन जाती है, हम चाहें या न चाहें, और उसी जटिलता को वो कहानी का स्वरूप दे देती हैं। और इस कहानी में भी केवल 2 पात्र हैं, राजेश जी। दिनेश और शालिनी उनकी पत्नी। और दिनेश रिटायर्ड हैं ऑफिस से, और सारी ज़िंदगी वो नौकरी करते रहे हैं, शायद मिडिल क्लास हैं, और शाम को जब वापस आते हैं ऑफिस से तो फाइलें साथ होती हैं, और उससे फाइलों से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। पत्नी उसको कहती रह जाती हैं कि बातें करें, लेकिन बातों के लिए उनके पास समय नहीं रहता, जो कि बहुत बार नौकरी पेशा लोगों के साथ होता है। हुआ करता है, चाहे वो पुरुष हों या आजकल महिलाएं भी हों नौकरी पेशा। ये बात होती है कि जितना समय देना चाहिए, घर वालों के साथ गुजारना चाहिए, वो नहीं गुजार सकते। और ये विडंबना है आजकल के कामकाजी जीवन की। पहले पुरुषों के साथ केवल होती थी क्योंकि महिलाएं घर में होती थी, और आजकल दोनों के साथ है। जी बिल्कुल। और होता क्या था कि धीरे धीरे उनकी जो पत्नी है शालिनी, वो कहीं ना कहीं वो अपनी बोलने की जो उनकी एक इंस्टिंक्ट टू कम्युनिकेट, वो सप्रेस हो जाती है, और वो शांत रहने लगती है, बिल्कुल खामोश रहने लगती है। और इतनी शांत, इतनी खामोश कि बस ठंडा फर्ज, सलीके से निभाया हुआ ठंडा फर्ज, रिटायरमेंट के बाद की जो वास्तविकता है, जी केवल एक आधे वाक्य में जो आ गई है। सारे फर्ज निभाती हैं वो, खाना लगाने से, खाना सब जो भी सलीके से मेज पर खाना लगा रहता रहता है, और सब कुछ सलीके से रहता है। और दिनेश आते हैं, खाना खा लेते हैं, और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कोई बातचीत नहीं करती। कोई जबकि बातचीत अब नहीं दिनेश होती। चाहता है कि बात हो, वो आप बहुत बैठे कोशिश हैं। करता है कि बात हो, किंतु वो बात हो नहीं पाती, क्योंकि इतने वर्षों का जो खामोश रहने का अभ्यास है शालिनी जी के पास, और इसलिए वो खामोशी को चाहकर भी शायद तोड़ नहीं पाती। या राजेश जी, ये कहा जाए कि जिंदगी के जिस मोड़ पर हमें बातचीत की आवश्यकता होती है, हाँ। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यदि उस समय बातचीत न हो, कम्युनिकेट न हो किसी के साथ भी, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या कोई मित्र हो, तो शायद कहीं वो हमारी तमन्ना, वो ख्वाहिश दब करके रह जाती है। और जब कोई सामने वाला वो बातचीत करना चाहता है, तो शायद फिर हम उसको रिएक्ट करते हैं, और वो बात करना नहीं चाहते हैं, जैसे कि शालिनी जी कर रही हैं। और कहीं ना कहीं वो उदासीनता जो है बर्फ की तरह जम जाती है मनों में, तो जैसे शालिनी के मन में जम गई है। तो अब खासियतें जो इस कहानी की है ना मनोज जी, जी। पहली बात तो ये हमने लीनियर वे में बता दी आपको सीधा सीधी बात बता दी। जबकि मृदुला जी इस कहानी को जैसे प्रस्तुत करती हैं, बड़ी ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करती हैं, छोटी छोटी बातें बताती हैं। सारी कहानी वहीं मुंजमित है कि मृदुला बात ही नहीं करती। रिटायरमेंट के बाद की बात शालिनी बात नहीं करती। सॉरी, हाँ जी, मृदुला तो बात कर रही है, मृदुला जी तो बिल्कुल बात कर रही है। हाँ जी। तो बात ही नहीं करती। और एक मुझे लगता है कि एक वाक्य है इस कहानी में, जो बिल्कुल इसका केंद्र बिंदु है, जो मेन बात कहता है कि हम दोनों शायद बोलने का अभ्यास भूल गए हैं। क्योंकि 1:30 बजे दोपहर में दिनेश घर जाना चाहता है। वो सोचता है घर जाऊं भी, लेकिन होगा कुछ नहीं। घर जाने से वही बस खाना लगा होगा, फिर शाम को चाय लगी होगी। मतलब घर का अर्थ केवल ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना, घर का अर्थ केवल ईंटा गारा मतलब घर नहीं, दीवारें मतलब घर नहीं होता। तो घर केवल व्यक्तियों का निभाया हुआ फर्ज भी घर नहीं होता। और दिनेश के मन में आता है कि उसके कंधों पर हाथ लग के उसको झकझोर दे और बोले, वो नाराज हो जाए, कुछ कहे तो सही, कोई चीखे चिल्लाए, लेकिन जब कभी वैश्याना काम किया ही नहीं है, जिंदगी में वैश्याना काम किया ही नहीं। वो है कि राहत इंदौरी ने कहा है ना कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जी, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बिल्कुल, ये बात दिनेश के जहन में आती है, इस तरह की बात। तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, डिस्पाइट दिस ऑर्डर देयर इज
restlessness, there is perturbed calm in the home. और ये दूसरी बहुत बड़ी बात इस कहानी की ये है कि सरफेसिकल तौर पर अगर कोई कहानी को सतही ढंग से कोई पढ़ेगा तो ये समझेगा कि लेखिका जो है इस त्रासदी को बयान कर रही है कि पुरुष तो बात करना चाहता है इस कहानी का, लेकिन स्त्री जो है वो नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती, इसको सीधे तौर से तो इंगित नहीं किया है लेखिका ने, लेकिन जो हिंट्स दी हैं, जो दिनेश खुद ही मानता है कि 20 साल पहले तुम बात करना चाहती थी, मेरे पास तब समय नहीं था, लेकिन अब मेरे पास समय है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अब बात करो। लेकिन वो अब बात नहीं करती, नहीं कर पाती, नहीं करना चाहती, पता नहीं क्या। जी बिल्कुल। सो दिस इज अ फेल्यूर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल, एंड दिस फेल्यूर ऑफ कम्युनिकेशन gets turned or converted into silence which speaks volumes. It speaks that disconnect, there is a disconnect between the two people, और ये disconnect की कहानी है। और किसी भी व्यक्ति की पीठ को देखकर बात करना बहुत मुश्किल है, कहता है दिनेश, या लेखिका कहती है उनके माध्यम से। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है जब हम संवाद करते हैं एक दूसरे के साथ और तो फेस टू फेस करते हैं, किसी के पीछे देखकर, पीठ देखकर संवाद। चेहरा भी पीठ बन चुका है शालिनी का, इतना फ्लैटनेस, इतनी नीरसता समा गई है जिंदगी में। उनका एक बेटा है जो कि अमेरिका में सेटल्ड है, और दिनेश कहता है कि अभी तो हम दोनों ही हैं, हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना पड़ेगा, किंतु शालिनी कोई उत्तर नहीं देती, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती इस बातों का। एक दिन दिनेश अपनी गाड़ी लेकर के धूप में खड़े हैं और शालिनी बाहर झांक करके देखती है और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कोई दूसरा व्यक्ति सड़क पर खड़ा है धूप में, तो उनके भीतर उस व्यक्ति के प्रति संवेदना जागृत होती है। कहते हैं कि इसको पानी मिलना चाहिए वरना हो सकता है मर भी जाए, मैं ही दे दूं पानी, क्या दिक्कत है। फ्रिज से बॉटल निकालती हैं, ग्लास निकालती हैं और जाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि जाके सड़क पार करके उनको पानी दिया जाए। तब तक दिनेश घर की तरफ बढ़ता है और ये चेहरा देख लेती हैं। और ये जो अंत है कहानी का, विनोद जी बिल्कुल, एक अंत है जो लेखिका ने किया है, और दूसरा मतलब ये जो अंत है, और जैसे ही वो दिनेश को देखती हैं वो अचानक उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं और वापस वो पानी की बोतल वो फ्रिज में रख देती हैं, चुपचाप वहां से मुड़ जाती हैं। अब जब दिनेश दरवाजा खोलते हैं तो हमेशा की तरह पीठ दिखाई देती है और अपने कमरे में अकेला रह जाता है। इससे पहले भी जब मंगला आती है उनकी बहन मालती की, तब भी ऐसा ही होता है, वे नहीं बात कर पाते। तो एक तरफ तो ये है कि इतनी शायद उपेक्षा दिनेश द्वारा हुई है 20 साल पहले शालिनी की, कि वो इतनी उदासीन था, इतनी नीरसता, इतना अवॉइडेंस उसके मन में घर कर गया है कि अब वो चाहकर भी शायद she is not ready to reconnect, not ready to reconnect, चाहे कितना भी दिनेश चाह ले। अब लास्ट सीन में भी वही होता है, शी इज नॉट रेडी टू, एक अजनबी के लिए वो तैयार है पानी पिलाने के लिए, लेकिन दिनेश के लिए तैयार नहीं है। तो कई बार आज की क्या 85 की कहानी है मनोज जी, 1900 पे मानवीय जीवन की वास्तविकता भी है कि हम इतना घर वालों से ऊब जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं घर वालों के प्रति अलग अलग कारणों की वजह से, कि हम अंत तक रिकनेक्ट नहीं करते। यहाँ मुझे लगता है कि और भी एक कलात्मक बात हो सकती थी, इस कहानी का अंत अलग तरीके से भी किया जा सकता था। जैसे वो पानी लेकर के बाहर निकलती है और जब वो देख भी लेती है कि दिनेश है, फिर भी उसके चेहरे पर अगर मुस्कान आ जाती, मन में उमड़ घुमड़ तो उठे और उसको पानी अगर दे भी देती तो शायद दिनेश खुश हो जाता, आनंद हो जाता और दे कुड हैव बीन रिकनेक्ट। और अपनी 20 साल पहले की गई गलतियां दिनेश मतलब अब सोच लेता कि वो धुल जाती, क्योंकि आखिर राह तो कहीं निकलनी चाहिए। और ये गलती जो है दिनेश की गलती है, एक तरह से गलती तो नहीं मानता, लेकिन वो बात तो करता है कि मैं नहीं बात कर पाया तब, मैं दिनेश के मन में वो टीस है कि गलती हो गई है एंड ही इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट। एक खाई पार कर गया, बात करने की कोशिश करता है शालिनी से, तो ये कहीं ना कहीं प्रयास तो अब कर रहा है। तो वो प्रयास भी अगर हम गोल्डन ब्रिज न बनाएं एक दूसरे के प्रति, तब तो फिर घरेलू जीवन या फिर सामाजिक जीवन असंभव है। तो यदि एक व्यक्ति मुझे लगता है प्रयास करता है तो दूसरे की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वह भी प्रयास करे पुरानी बातों को भूलकर। ठीक है, कुछ समय तक बात न करके एहसास दिलाना वहां तक बात है, किंतु उस बात को हमेशा के लिए मन में गांठ बांध कर रख लेना और बिल्कुल परिवर्तन से इनकार कर देना, मुझे लगता है उस प्रकार की प्रवृत्ति ठीक नहीं है कहीं न कहीं। और दूसरी तरह से भी इस बात को ये भी बल मिलता है, देखिए जब वो धूप में देखती है व्यक्ति को जी, उसे धूप पता नहीं है शालिनी को, इतने बरसों से धूप में निकलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। धूप का अर्थ जानती है वो सरदर्द,
जी। कॉलेज के ज़माने में धूप देखी थी। तो हम ये सोचना होगा कि सारी ज़िंदगी जो धूप से बची रही, हार्ड वर्क से बची रही, वो क्यों? क्यों दिनेश बाहर क्योंकि काम दिनेश करता काम कर रहा है मेहनत बाहर, करता रहा। मेहनत करता रहा, तभी वो बची रही धूप से। तो आप एक तरफ तो बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं जी। और दूसरी तरफ उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आप तैयार नहीं है। क्यों दिनेश को नौकरी करनी पड़ती थी रोजी रोटी कमाने के लिए, अदरवाइज सारी घर गृहस्थी कैसे चलती, बेटा अमेरिका तक कैसे पहुंचता। तो ये साइड इफेक्ट्स जो हुए, कम्युनिकेशन फेल्यूर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी फिर झेलने के लिए तैयार होना चाहिए अगर आपको इतना आरामदायक जीवन मिला है कहीं तो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है और कि दूसरी बात मैं ये कहूँ, मृदुला गर्ग जी ने एक बार कहा है, उस बात पर भी हम बात कर सकते हैं। थोड़ी अजीब सी बात कही थी उन्होंने कि मैं नारीवादी लेखिका नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। उनके हिसाब से उनके नारी पात्रों में कहीं ग्लानि नहीं है, मेरे नारी पात्रों में कहीं भी ग्लानि कभी नहीं आती। अब ये कहना कि ये अच्छी बात है, नारी भी आखिर इंसान है और किसी भी इंसान को सर्वथा ग्लानि मुक्त नहीं हो सकता है कोई। ग्लानि आज आ सकती है यदि आपके हाथ से चाहे अनचाहे में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई गलती हो गई है, और बाद में यदि आपको रियलाइजेशन होता है तो ग्लानि आ जाती है। केवल नारी है इसलिए ग्लानि उस पर नहीं आनी चाहिए, ये तो कोई बात नहीं। और यहाँ भी मुझे लगता है कि शालिनी कहीं ना कहीं हट करती है, हट है उसका कि मुझे बात नहीं करनी है अभी। मैं जब चाहती थी तब आपने बात नहीं की, अब आप चाहते हो तो मैं बात क्यों करूं। तो ये कहीं ना कहीं एक ईगो दिखाई देता है, जो कि आजकल जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उनमें ऐसा ही हो गया है कि हम पुरुष के बराबर है। अगर पुरुष ने कोई गलती की है, हम भी वही, जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक वो समानता नहीं आएगी। ऐसा ही लगता है यहाँ पर। या फिर जिसको मैं पर्सनली विनोद जी महारानी कॉम्प्लेक्स कहता हूँ। जी। अगर आप देखें तो शालिनी को महारानी की जिंदगी है। भाई सब कुछ हो, सारे काम काज हस्बैंड करके आए, फिर कम्युनिकेशन कम किया हस्बैंड ने तो मैं बदला लूंगी उसका। हाँ, मैं बदला लूंगी। तो ये कहाँ तक जायज है? ये जायज नहीं है। मुझे लगता है विनोद जी, मालती जोशी जी अगर इस तरह की कहानी लिखती तो अलग उसका परिदृश्य होता है। मालती जोशी जी का जो अप्रोच है, मुझे वो एक कंप्रहेंसिव अप्रोच लगता है, होलिस्टिक अप्रोच लगता है। वो दोनों पक्षों को काफी बैलेंस करने में सक्षम है। हाँ, तो ये हालांकि होता रहता है, हर लेखिका का, लेखक का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। और ये वास्तववादी है कि वास्तव में कम्युनिकेशन फेल्यूर कई बार हम रिकनेक्ट नहीं कर पाते ऐसी। और पर्सनल लेवल तो छोड़ दीजिए राजेश जी, मैं तो कहता हूँ कि सोशल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर द फेल्यूर ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर विजिबल। यस, बिल्कुल। और कॉस्मिक लेवल पे तो है ही, भगवान से तो कभी कर ही नहीं पाते, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। लेकिन सिस्टम के लेवल पे आप अदालत में देखें, वकील कम्युनिकेट करता है आपकी तरफ से, आप नहीं कर पाते, आप चाहकर भी नहीं कर पाते। और बहुत बार जो अदालतों में या संसदों में दो राष्ट्रों अध्यक्षों के बीच में कितना कम्युनिकेशन हो पाता है। बाकी व्यक्तिगत रूप में तो बिल्कुल जैसा इस कहानी में है कि नहीं हो पाता कम्युनिकेशन। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल चैलेंज। द फेल्यूर ऑफ कम्युनिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। वी ऑल हैव बीन रिड्यूस्ड टू आइलैंड्स, सेपरेट आइलैंड्स वेयर देयर इज नो कनेक्ट। और E.M. फॉस्टर भी कहता है नॉवेल्स में, उनके जो की सेंटेंस है, जो सेंट्रल आइडिया है उसके सभी नॉवेल्स की, टू कनेक्ट, एक ही वर्ड में समाप्त किए जा सकते हैं E.M. फॉस्टर के भी सारे नॉवेल्स। तो ये कहानी बहुत सुंदर है, आप लोग पढ़ें। और मृदुला गर्ग जी की अन्य कहानियां भी पढ़ें। हमारी बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं और बहुत ही सुंदर और सरल कहानियां लिखी हैं, जो एक स्कॉलर्स और लेमैन दोनों ही अप्रिशिएट कर सकते हैं। राजेश जी, बिल्कुल। तो अगली बार कुछ और, किसी और कहानी के साथ, किसी कविता के साथ, किसी नॉवेल के साथ आपके पास आएंगे थ्रू लिटरेरी लेंस का एक नया ताजा अंक लेकर। तब तक सुनते रहिएगा थ्रू लिटरेरी लेंस।